वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। गुलबर्गा उलमा इकराम के मुकदमे में एक नया मोड़। मोदी हुकूमत ने मुल्क में नफरत फैलाने और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने के अलावा कुछ नहीं किया। सरफराज अहमद सिद्दीकी का बयान। 9,100 करोड़ रुपए की दिफाई सौदों को मंजूरी मिल गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। सीबीआई ने खत लिखकर कहा था माल्या के बारे में चुपचाप बताएं, हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं। नफरत फैलाने वाले टीवी चैनल कब तक मीडिया की आजादी का सहारा लेते रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी मारपीट मामला। वजीर आला केजरीवाल और अमानुल्लाह खान समेत 13 लोगों को सिमन जारी। रोहतक के नाले में मिली 6 साल की बच्ची की लाश, रेप के बाद कत्ल का शिवा। अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा, कांग्रेस ने किया इंकार। दवा लेने आई 26 साल बेवा का अगवा करके किया रेप, 2 नौजवानों पर मामला दर्ज। सिस्टम फेलियर, खराब मौसम और फ्यूल की कमी, पायलट ने बचाई 370 मुसाफिरों की जान। खातून का जिनसे इस्तेसाल करने के इल्जाम में आरएसएस का मुबैना प्रचारक दिल्ली से गिरफ्तार। बागरी बाजार हुई जलकर खाक, 1000 करोड़ से जायद का हुआ नुकसान। पेट्रोल डीजल की कीमतें होने वाली हैं 100 के पार, वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद। एर्दोगान पुतिन समझौता शाम में उम्मीद की एक किरण है, रूसी जराए अबलाग का बयान। नाइजीरिया शदीद बारिशों और सैलाब से 100 से ज्यादा अफराद हलाक। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और सितम, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर शदीद तनकीद। सऊदी हुकूमत का नादहिंदा कंपनी साद ग्रुप की जायदाद की नीलामी का फैसला। कतरी सफीर की गज्जा आमद, हमास की क़ियादत से मुलाकात। महमूद अब्बास गज्जा पर आयद पाबंदियां फौरी खत्म करें, जमहूरी महाज का बयान। सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को वीजे जारी करना बंद कर दिए। बैरूत रफीक हरीरी कत्ल के मास्टरमाइंड के नाम से सड़क मौसू। शाम में रूसी तैयारे का गिराया जाना अलमिया वाकयात की एक जंजीर दिखाई दे रहा है, पुतिन का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुंबई से है। गुलबर्गा के हुफ़ाज़ व उलमा इकराम को कत्ल जैसे संगीन जुर्म में फंसाने वाली कर्नाटक पुलिस के केस को जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट के गुलबर्गा बेंच के रूबरू चैलेंज कर दिया है और इब्तिदाई समाअत के बाद हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2018 ईस्वी को फैसलाकुन समाअत की तारीख मुकर्रर की है। इस बात की इत्तिला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए मौलाना नदीम सिद्दीकी ने बताया कि जून 2014 में गुलबर्गा व दीगर मकामात से पुलिस ने 6 उलमा इकराम को तोहम परस्ती मुखालिफ कानून के तहत गिरफ्तार किया था और उन पर खजाने के लिए एक बच्ची को बलि देने का इल्जाम आयद किया था। दिलचस्प बात यह है कि इन गिरफ्तार शुदान में उस बच्ची के वालिद भी थे जिसकी बलि दी गई थी। जून 2014 में एक बच्ची का अगवा हुआ था जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके वालिद ने उसी रोज शहर के फरहत आबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी थी। इस वाक़े के 5 रोज बाद इस बच्ची को मस्क शुदा लाश उसके ही घर के अक़ब में मिली थी और वालिद ने इसकी फौरी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी थी। इसके बाद पुलिस ने बजाय बच्चे के अगवा कुनंदगान या उसे कत्ल करने वालों को गिरफ्तार करने के अपने तौर पर उसे बलि देने का मामला करार देते हुए बच्ची के वालिद समेत गुलबर्गा और दीगर मकामात के 6 उलमा इकराम को गिरफ्तार कर लिया था। इन गिरफ्तार शुदगान में 4 हुफ़ाज़ इकराम, एक मुफ्ती और दीगर शहरी भी है। इब्तिदा में उन्हें तफ्तीश के नाम पर गैरकानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, जिसके दौरान उन गिरफ्तार शुदगान पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उनमें से जो एक की मौत वाक़ हो गई, उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई थीं और बाद में यह कहते हुए उसकी मौत को जायज़ करार देने की कोशिश की गई कि वो पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। इस हिरासती मौत की तहकीक के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से मुनसिफाना कोशिशें जारी हैं। इस केस की बारीकबीनी से मुताले के बाद जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम ने कई अहम कानूनी नुकात की बुनियाद पर अदालत में वाज़े कर दिया है कि इन उलमा इकराम पर जायज़ जुर्म को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत शवाहिद नहीं है, इसलिए कार्रवाई को मजीद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वकील इस्तिगासा ने मुलजिमीन के खिलाफ जो सबूत पेश किया है वो सरासर झूठ पर मबनी है, क्योंकि इस्तिगासा इसे साबित करने में अभी तक नाकाम रहा है। इस मुकदमे की इब्तिदाई समाअत के बाद फैसलाकुन बहस के लिए गुलबर्गा हाईकोर्ट ने
1 अक्टूबर 2018 की तारीख मुकर्रर की है। हमें अल्लाह की ज़ात से भरपूर उम्मीद है कि इन मुलजिमीन को ताखीर से सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। इस केस की पैरवी जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेक्रेटरी एडवोकेट पठान तहूर खान बजाते खुद कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के वकील सरफराज अहमद सिद्दीकी ने मोदी हुकूमत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों ने मुल्क में नफरत फैलाने और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुल्क आज सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल है। हर तरफ मॉब लिंचिंग के वाकयात मुल्क के कोने कोने में अंजाम दिए जाने लगे हैं और चोरी, गाय, इज्जत, नामूस और दीगर इल्जाम लगाकर एक भीड़ किसी भी बेकसूर को पीट पीट कर मार रही है और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद इस तरह के वाकयात में कोई कमी नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मणिपुर में MBA के तालिब इल्म फारूक को भीड़ ने मोटरसाइकिल की चोरी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ को सुप्रीम कोर्ट का भी कोई खौफ नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ के संचालक मोहन भागवत ने कांग्रेस की जंग आजादी में कुर्बानियों का एतराफ करते हुए आरएसएस के बारे में कहा कि वो समाज के लिए काम करती है, जबकि सच ये है कि नफरत फैलाने वालों का ताल्लुक या तो आरएसएस से है या उसकी सियासी बाजू भारतीय जनता पार्टी से है और आरएसएस की पूरी तारीख समाज को तकसीम करने से इबारत है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में बदअमनी और नफरत की वजह से मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। मिस्टर सिद्दीकी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अपनी 4.5 साल नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का माहौल पैदा कर रही है ताकि आम लोगों की तवज्जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की खुदकुशी, मुल्क की इक्तिसादी हालत और छोटे और दरमियाने सनत की तबाही की तरफ ना जा पाए। एक और खबर नई दिल्ली से। हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज को जदीद तरीन हथियारों और आलात से लैस करने की सिमत में कदम बढ़ाते हुए आज 9,100 करोड़ रुपए की दिफाई सौदों को मंजूरी दी है। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण की सदारत में हुई दिफाई खरीदारी काउंसिल की मीटिंग में मुल्क में तैयार आकाश मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट की खरीदारी, T-90 टैंक में पानी में सांस लेने में मदद करने वाले आलात और गाइडेड हथियारों का निज़ाम तैयार करने की मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा के अफसरान के मुताबिक आकाश मिसाइल सिस्टम मुल्क से खरीदो जुमरे में हिंदुस्तान एरोडायनेमिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। ये मौजूदा आकाश मिसाइलों का जदीद एडिशन होगा। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी मिसाइल 360 डिग्री पर कहीं भी किसी भी सिमत में हमला करने की सलाहियत वाला होगा। अब खबर कीमतों के बढ़ावे के सिलसिले में है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज छठे दिन मुसलसल इजाफा जारी रहा है। मुल्क के 4 अहम शहरों में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 10 से 12 पैसे बढ़कर फी लीटर और डीजल 9 से 10 पैसे फी लीटर तक महंगा हुआ। कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 12 पैसे बढ़कर 82.16 रुपये फी लीटर है। डीजल 9 पैसे महंगा होकर 73.87 फी लीटर हो गया है। मुल्क के इक्तिसादी दारहुकूमत मुंबई में पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 9 पैसे में पेट्रोल महंगा हुआ। वहां 1 लीटर पेट्रोल 89.54 रुपये और डीजल 78.42 रुपये था। कलकत्ता में पेट्रोल की कीमत 10 पैसे बढ़कर 84.1 रुपये और डीजल 9 पैसे बढ़कर 75.72 रुपये फी लीटर पहुंच गया है। अब खबर विजय माल्या के सिलसिले में है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को तहरीरी तौर पर कहा था कि हमें विजय माल्या के बारे में चुपचाप बता देना, उनको हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस को मिले कुछ खुफिया दस्तावेजों के जरिए इसका इंकशाफ हुआ है। वाज़िह के पिछले हफ्ते सीबीआई ने कहा था कि शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ 2015 के लुकआउट सर्कुलर को हिरासत से बदलकर उसके आमदरफ्त के बारे में सिर्फ इत्तला देना फैसले की भूल थी, यानी एरर ऑफ जजमेंट थी। रिपोर्ट के मुताबिक 16 अक्टूबर 2015 को अपने पहले लुकआउट सर्कुलर यानी LOC के फॉर्म में सीबीआई ने आदमी को हिंदुस्तान छोड़ने से रोका जाए कि बॉक्स को भरा था। वहीं माल्या के खिलाफ दूसरा लुकआउट नोटिस 24 नवंबर 2015 को जारी किया गया और इस बार सीबीआई ने फॉर्म में आदमी के आने जाने के बारे में मुत्तला करने वाले बॉक्स को भरा था। इसमें मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच को भेजा गया एक कवर लेटर भी था। खुफिया दस्तावेज दिखाते हैं कि सीबीआई के जरिए मुंबई पुलिस को कहा गया कि विजय माल्या को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब वो कहीं नजर आए तो उनके बारे में मुत्तला किया जाए। इस नोटिस के 4 महीने बाद 2 मार्च 2016 को विजय माल्या मुल्क छोड़कर लंदन चले गए और अब उनकी तहवील ब्रिटेन से लेने की कार्रवाई चल रही है। 23 नवंबर 2015 को सीबीआई को एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी APIS के जरिए जानकारी दी गई थी कि माल्या 24 नवंबर को दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रहे हैं।
24 नवंबर को ही सीबीआई ने मुंबई पुलिस को नए एलओसी के साथ एक लंबा चौड़ा खत लिखा और कहा माल्या को अभी हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है, अगर कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। अब एक खुसूसी रिपोर्ट है जिसको शाहीन नजर ने लिखा है और बिलखुसूस द वायर में खबर छपी है। सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी इन दिनों सुर्खियों में हैं। सितंबर की 7 तारीख उनके चैनल रिपब्लिक टीवी के जरिए माफी मांगने की डेडलाइन थी, जो रिपब्लिक ने नहीं मांगी। ये डेडलाइन मीडिया रेगुलेशन के इदारे NBSA यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने उन्हें दी थी। इस साल जनवरी में अर्नब ने अपने एक प्रोग्राम में कुछ लोगों को उनके एक रिपोर्टर को अपना काम न करने देने का इल्जाम लगाते हुए काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। NBSA जो कि टीवी चैनलों के जरिए कायम करदा एक आज़ाद इदारा है, उसने तहकीक के बाद उनके खिलाफ शिकायत को सही पाया और अर्नब के चैनल को अहकामात जारी किए कि वो 7 सितंबर को 9 बजे रात के प्राइम टाइम शो से पहले पूरी स्क्रीन पर माफीनामा दिखाए। इस तनाज़े के बाद एक बार फिर से प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स को रेगुलेट किए जाने या ये कहा जाए कि उन पर लगाम कसने से मुतालिक बहस ताज़ा हो गई। सरकारी तौर पर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनकी कारकर्दगी पर नजर रख सके। जिस तरह के अखबारात पर नजर रखने के लिए 1966 से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कायम है, जिसके पास नीम अदालती इख्तियारात हैं, जिनके तहत ये किसी सहाफ़ी या अखबार के एडिटर या मालिक को कटहरे में खड़ा कर सकता है। 2011 में जब जस्टिस मार्कंडे काटजू प्रेस काउंसिल के चेयरमैन बने तो उन्होंने तजवीज़ रखी कि प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स को भी सरकारी इदारे के तहत लाया जाए ताकि अखबारात की तरह उनके खिलाफ आने वाली शिकायतों पर सुनवाई हो सके। जस्टिस कार्टू ने इस सिलसिले में कई मज़ामीन लिखे और उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को एक खत लिखकर प्रेस काउंसिल एक्ट में तरमीम की तजवीज़ पेश की। इनका कहना था कि प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, जिससे समाज में इंतशार फैल रहा है, लिहाजा इन पर लगाम कसना जरूरी हो गया है। उन्हें टीवी चैनल्स पर 3 खास इल्जामात आयद किए। वो झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाकर समाज को बांटने और फिरकावारियत फैलाने का काम करते हैं, एक, और दूसरा है कि वो गैर जरूरी खबरें जैसे हद से ज्यादा क्रिकेट और फिल्मी सितारों की बात करके अवाम का ध्यान हकीकी मसाइल से हटाने का काम करते हैं, और तीसरा वो नजूमियों और बाबाओं के प्रोग्राम दिखाकर मुल्क में दकियानूसियत और तहुमात फैलाते हैं। जस्टिस काटजू की तजवीज़ थी कि प्रेस काउंसिल का नाम बदलकर मीडिया काउंसिल कर दिया जाए और टीवी चैनलों को उसके तहत लाया जाए। उनका ख्याल था कि 90% मसाइल या शिकायतें बातचीत से हल हो सकती हैं, लिहाजा हर 2 महीने पर वो मीडिया के लोगों के साथ गैर रस्मी अंदाज की मीटिंग किया करेंगे। अब खबर दिल्ली से। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत 13 लोगों को सिमन जारी किया है। इन्हें 25 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आईपीसी की दफा 120B और 502, 323, 342, 353, 3332, 186 के साथ कई दफात के चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जिरवाल, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दूत और संजू झा, ऋतुराज और राजेश गुप्ता, मदन लाल, दिनेश मोहनिया को मुलजिम बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि इसी साल 19 फरवरी को रात में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई मुबैना मारपीट के मामले में पुलिस ने कई लोगों के बयानात और शवाहिद की बुनियाद पर चार्जशीट तैयार की है। इस रात केजरीवाल ने राशन कार्ड और दीगर मामलों पर अपनी रिहाइशगाह पर मीटिंग बुलाई थी। अब खबर मध्य प्रदेश से। रोहतक के सांपला बाईपास पर वाक़ ज़ेर तामीर थाने में काम करने वाले मध्य प्रदेश के गैर मुकीम मजदूर की 6 साल की बेटी दोपहर करीब 2 बजे लापता हो गई। अहले खाना ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। करीब 2 घंटे बाद अहले खाना ने इस बारे में सांपला पुलिस को मामले की इत्तला दी। मामले की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ मजदूरों ने शाम करीब 6 बजे बच्ची की लाश को ज़ेर तामीर थाने की बिल्डिंग से काफी दूर नाले में पड़ा हुआ देखा। बच्ची की लाश नाले में पड़े होने की इत्तला मिलने पर सांपला पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को मौके पर बुलाया और बच्ची की लाश को नाले से बाहर निकलवाया। पुलिस ने जाए हादसे का मुआयना किया है और बच्ची के अहले खाना से भी पूछगिछ की है। अहले खाना को किसी अनहोनी का अंदेशा है क्योंकि थाने बिल्डिंग से नाले की दूरी काफी और रास्ते भी अजीब है। पुलिस से पता लगाने में मसरूफ है कि आखिर बच्ची वहां कैसे पहुंची। पुलिस ने अहले खाना के बयान दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है।
एक और खबर सियासत के ताल्लुक से, कांग्रेस के कदावर रहनुमाओं में से एक अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि माकन ने सेहत के वजूहात का हवाला देते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। ताहम इस मामले में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि माकन ने इस्तीफा नहीं दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पार्टी ने कहा कि सेहत मसाइल की वजह से अजय माकन ने चेकअप के लिए कुछ वक्फे का ब्रेक लिया है, वो जल्द ही वापस आएंगे। DPCC ने कहा कि माकन ने पार्टी के सदर राहुल गांधी और दिल्ली इंचार्ज PC चाकू से हाल ही में मुलाकात की थी। काबिल जिक्र है कि 2015 में अरविंद सिंह लोली की जगह अजय माकन को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का सदर मुकर्रर कर दिया गया था। अब खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी के कोसली से जिले के पोली गांव में मोती झारे की देसी दवाई लेने के लिए आई एक बेवा खातून का पहले 2 नौजवानों ने अगवा किया और उसके बाद खेतों में ले जाकर उसकी असमत दरी की। मुतासिरा ने इसकी शिकायत इतवार की शाम को महिला थाना में की है। पुलिस ने इस पर पोली गांव के ही 2 नौजवानों के खिलाफ अगवा और इज्तिमाई असमत दरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मुलजिमों की तलाश में लगी हुई है। बता दें कि 15 सितंबर को हुई पेश आई इस वाकये में रेवाड़ी जिले के कोसली में रहने वाली 26 साल बेवा खातून ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 15 सितंबर को घर से वो मोती झारी की देसी दवा लेने के लिए अड्डे पर पहुंची तो गांव के 2 नौजवानों ने सतपाल लैला ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाया। उसके बाद वो उसे खेतों में ले गए जहां पर सतपाल ने उसकी इज्तिमाई असमत दरी की। अब खबर नई दिल्ली से। एयर इंडिया के एक इंटरनेशनल प्रवास के पायलट के लिए 11 सितंबर का दिन किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। प्रवास के दौरान तैयारे में इलेक्ट्रिक खराबी आ गई, मौसम खराब हो गया और फ्यूल भी कम हो गया। हालांकि पायलट ने अपनी सूझबूझ से 370 मुसाफिरों की जान बचा ली है। दरअसल नई दिल्ली से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे के दरमियान रवाना हुआ एयर इंडिया का तैयारा दुनिया के सबसे तवील डायरेक्ट तैयारों में से एक है। इस तैयारे में शुरुआती 15 घंटे बगैर किसी परेशानी के गुजरे, लेकिन उसके बाद 38 मिनट पायलट के लिए काफी चैलेंज भर रहे। इस दौरान तैयारे के ऑपरेटर कैप्टन रुस्तुम पाल्या मुसलसल न्यूयॉर्क की ATC से कह रहे थे ऑटो लैंड फराहम नहीं है, कई इंस्ट्रूमेंट फेल हो गए। इस दौरान वो बेहद पुरसुकून रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा हम फंस गए हैं, फ्यूल भी नहीं है। परेशानी यही खत्म नहीं हुई। दुनिया के सबसे एडवांस तैयारों में से एक बोइंग 377-300 के तीनों इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके थे। इसके बाद कमांडर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो रेडियो अल्टीमीटर और ट्रैफिक कोलिजन का इस्तेमाल करें और इस दौरान सिस्टम फेलियर से बचे रहे। इस दौरान पायलट ने ATC को बताया कि दीगर अहम आलात जैसे ऑटो लैंड, विंड शेयर सिस्टम, ऑटो स्पीड ब्रेक और ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब था कि तैयारी को मैन्युअली लैंड करना पड़ा क्योंकि लैंडिंग में मदद के लिए बनाया गया हर सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। अब खबर बंगाल से। बंगाल RSS के प्रचारक और BJP लीडर एमएलडी चट्टोपाध्याय को खातून को शादी का झांसा देकर असमत दरी करने के इल्जाम में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। मेलेंडू उपाध्याय के खिलाफ बेहाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। जिस खातून ने उपाध्याय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है वो RSS से वाबस्ता थी और वो उनके जरिए BJP में शामिल होना चाहती थी। ताहम RSS क़यादत ने इस बात की तरदीद की है कि उपाध्याय नाम का कोई लीडर जनूबी और शिमाली बंगाल RSS से वाबस्ता नहीं है। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी नितिन बासु ने कहा है कि उपाध्याय के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। कलकत्ता पुलिस के जराये के मुताबिक बेहाला पुलिस स्टेशन में खातून ने 5 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 5 अफराद के खिलाफ इंडियन पेनल कोड की दफा 120 यानी मुजरिमाना साजिश, 417 यानी धोखाधड़ी और 376 यानी असमत दरी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता शहर के मसरूफ तरीन इलाके बड़ा बाजार के बागरी मार्केट में इतवार के रोज तकरीबन 1000 दुकानों वाली इमारत में आग लग गई है, जिसके सबब कारोबारियों का खासा नुकसान पहुंचा है। हिंदुस्तानी अफवाज के जवान भी फायर ब्रिगेड अमले के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। रियासती वजीर पार्थिव चटर्जी ने कहा कि आतिशबाजी की वजह से ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुतादिद मरतबा बाजार से मुतालिक मालूमात तलब की थी, मगर बिल्डिंग इंतजामिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इमारत में आतिशबाजी की शुरुआत 2:45 पर रात में हुई। पूरा इलाका धुआं से भरा हुआ था। पूरे इलाके से मकामी लोगों को हटा दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया खबर के मुताबिक आतिशबाजी से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बागरी मार्केट में आतिशबाजी वाक़े के बाद अपोजिशन जमातों की तरफ से तनकीद शुरू हो गई है। अब खबर
कांग्रेस की एक तनकीद के सिलसिले में कांग्रेस ने इतवार के रोज पेट्रोल डीजल की इजाफी कीमतों के सबब मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनकी इजाफी कीमतें अब 100 रुपए तक पहुंचने वाली हैं। इसके लिए वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद देनी चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यूपीए हुकूमत के वक्त बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत $130 फी बैरल तक पहुंच गई थी। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमत कम थी, लेकिन इस वक्त जब खाम तेल की कीमत तकरीबन आधी सतह पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत अब तक की सबसे आला सतह पर पहुंच गई है। सिंघवी ने इस बारे में मरकजी वजीर रामदास उठावले की तनकीद की भी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि उनकी तनकीद मुल्क के अवाम के लिए गैर हसास और खराब मजाक है। सिंघवी ने सहाफियों से कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब ये 100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। मैं इनकी सेंचुरी की जानिब बढ़ने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये देखना होगा कि डीजल की कीमत भी अब इस आदद शुमार को छूते हैं कि नहीं। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और बिलखुसूस आलम इस्लाम से है। लिहाजा पहली आलम इस्लाम की खबर है तुर्की से। रूस के ज़राए अबलाग ने कहा है कि शाम के इलाके इदलिब में नो फायर जोन की तश्कील के बारे में सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान इत्तेफाक राय शाम में क़याम अमन के लिए एक उम्मीद अफजा कदम है। रूसी अखबारात ने सदर एर्दोगान और सदर पुतिन के दरमियान कल सूची में मुनक़िदा इजलास के नताइज को एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर राय अम्मा तक पहुंचाया है। रोजनामा वेदु मोस्ती ने एर्दोगान और पुतिन के दरमियान इदलिब में नो फायर जोन की तश्कील के बारे में समझौते की सुर्खी के साथ लिखा है कि यह फैसला 4 घंटे की मुज़ाकरात के बाद किया गया है और फैसले का मतलब यह है कि शाम की मुसल्लह मुखालिफिन की जेर कंट्रोल आखिरी बड़े इलाके में फौजी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। अलावा अजी रूस के वजीर खारिजा सरगई शोइगु ने भी कहा है कि इदलिब में कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। रोजनामा कोमेरसांत ने इदलिब में ऑपरेशन नहीं किया जाएगा की सुर्खी के साथ मौजू से मुतालिक खबर शाये की है। रोजनामा नीज ओवैसी माया ने कहा है कि सदर एर्दोगान इलाके में मसले के हल के लिए कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजनामा अज़वेस्ता ने मौजू से मुतालिक खबर को शाम में उम्मीद की सुर्खी के साथ शाये किया है, जबकि TASS खबर रसा एजेंसी ने खबर के लिए मसले इदलिब में पेशरफ्त की सुर्खी लगाई है। रूस के टेलीविजन चैनलों ने भी अपने नशरियात में सूची में सदर एर्दोगान और सदर पुतिन के मुज़ाकरात को वसी जगह दी है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया में मूसलाधार बारिशों से मुल्क के 2 दरियाओं में तुगयानी पैदा हुई है। दरियाओं का पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार करने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। BBC की खबर के मुताबिक कौमी हंगामी सूरत हाल की इंतजामिया एजेंसी ने इत्तला दी है कि मुल्क में 2 हफ्तों से जारी शदीद बारिशों के बाइस नाइजर और बिन्यू दरियाओं में तुगयानी आई, जिससे पैदा होने वाले सैलाब ने नवाही इलाकों में मुकीम 100 से ज़ायद अफराद की जान ली थी। बताया गया है कि मुल्क के 11 शहर सैलाब के पानी से मुतासिर हैं। हुक्काम ने आवाम को खबरदार किया है कि आइंदा के अय्याम में मजीद बारिशों की पेशनगोई हुई है, जिससे सैलाब के खतरात मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में नाकिस मनसूबाबंदी, पानी की गुजरगाहों के ब्लॉक होने और नक्का से आब निज़ाम से सैलाब वक़ू पजीर हो रहे हैं। अब खबर म्यांमार से। अक़वाम मुत्तहिदा के हामी तफ्तीशकारों ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम बरादरी पर ढाए गए मजालिम से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रद्द-ए-अमल पर भी शदीद तनकीद की है। 432 सफ़हात पर मुश्तमिल यह हतमी रिपोर्ट आज जारी की गई, जबकि उनका खुलासा 3 हफ्ते कबल जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में म्यांमार की फौज के आला अफसरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया गया था। यह भी कहा गया था कि फौजी जर्नलों के खिलाफ जंगी जराइम के तहत तहकीकात की जाए। आज जारी होने वाली हतमी रिपोर्ट में बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के रद्द-ए-अमल पर तनकीद की गई है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब आइंदा माह से कर्जों के बोझ तले दबे अरबपति शहरी मान अस्साने और उनकी कंपनी की जायदाद नीलाम करेगा ताकि कर्जदारों के वाजिबुल अदा अरबों रियाल वापस किए जा सके। गैर मुल्की खबरसा इदारे राइटर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी हुक्काम आइंदा माह कर्जों में डूबे अरबपति मान अस्साने की जायदाद नीलाम कर देंगे ताकि कर्जदारों के वाजिबुल अदा अरबों रियाल वापस किए जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मान अस्साने नामी सऊदी को 2007 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शुमार किया था। उनकी कंपनी साद ग्रुप के नाम से है और उनकी ज्यादातर जायदादें सऊदी अरब के मशरकी सूबे में हैं। ताहम 2009 में उनकी कंपनी साद ग्रुप नादहिंदा करार पाई थी। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के लिए कतर के मंदूब और रामल्लाह में सफीर मोहम्मद अल अम्मादी ने
गुज़िश्ता रोज़ मुहासरा ज़दा इलाके गज़ा की पट्टी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत यानी हमास की क़ियादत से मुलाकात की। हमास के बाखबर ज़रिए के मुताबिक मोहम्मद अल अम्मादी और जमात की क़ियादत के दरमियान फ़िलिस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हनिया और मोहम्मद अल अम्मादी के दरमियान बातचीत में गज़ा की पट्टी की नाकाबंदी के खात्मे के लाए अमल पर भी बातचीत की गई। मोहम्मद अल अम्मादी ने गज़ा की पट्टी में कतर के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि कतर गज़ा की पट्टी में आवाम की बहबूद के लिए मजीद फलाही मंसूबे शुरू करेगा। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी सियासी जमात अवामी महाज बराए आज़ादी फिलिस्तीन ने गज़ा की पट्टी पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से आयद करदा पाबंदियों की शदीद मजम्मत करते हुए पाबंदियां फौरी तौर पर उठाने का मुतालबा किया है। मरकज इत्तेहाद फिलिस्तीन के मुताबिक जमहूरी महाज की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि गज़ा के महसूर अवाम पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पाबंदियां इंतकामी कार्रवाई हैं। फिलिस्तीनियों में मुसाहलत का अमल आगे बढ़ाने के लिए भी गज़ा की पट्टी पर आयद करदा पाबंदियों का खात्मा ज़रूरी है। जमहूरी महाज के मुताबिक फिलिस्तीन में आम इंतखाबात के इनेकाद और कौमी यकजहती के लिए फिलिस्तीनी धड़ों में इत्तेहाद नागुज़ीर है। तमाम फिलिस्तीनियों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए कौमी इत्तेफाक़ राय के तहत फैसला करना चाहिए। एक और खबर फिलिस्तीन से। लबनान में मुतय्यन सऊदी अरब के सिफारत खाने की जानिब से हाल ही में फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के हवाले से उठाए गए इक़दामात ने कई सवालात जन्म दिए हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के मुताबिक बैरूत में सऊदी अरब की सिफारत खाने की तरफ से फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को सऊदी अरब के मशरूत वीज़े जारी किए जा रहे हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीम फिलिस्तीन फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से जारी करदा एक बयान में बयान किया गया है कि बैरूत में मौजूद सऊदी अरब की सिफारत खाने की तरफ से सिर्फ उम्रा के लिए फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को वीज़े जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को भी सऊदी अरब का वीज़ा मिल रहा है जिनके पास फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पासपोर्ट्स हैं। अब खबर रूस से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहर रूम में रूसी फौजी तैयारे के गिरने को अलमिया करार दिया है। पुतिन ने असद इंतजामिया की तरफ से गिराए जाने वाले तैयारे के बारे में जारी करदा बयान में कहा है कि शाम में रूसी तैयारे का गिराया जाना अलमिया वाक़यात की एक जंजीर दिखाई दे रहा है, लिहाजा रूस का रद्द-ए-अमल शाम में रूसी यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा करने की शक्ल में होगा। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक मुलाकात करेंगे, जिसमें वो उनके साथ शाम में रूसी फौजी तैयारे को गिराए जाने के वाक़े पर बातचीत करेंगे। एक डिप्लोमेटिक हवाले ने अपने नाम को पोशीदा रखते हुए कहा है कि बेंयामिन याहू और पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक मुलाकात बिला ताख़ीर अमल में आएगी। मकामी ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए एक डिप्लोमेटिक ज़रिए ने कहा कि इसराइली और रूसी फौजी सियासी हुकाम मुस्तकिल राबिते की हालत में हैं। इसराइली फ़ौज की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में रूस की फौजी तैयारी को गिराए जाने के बारे में इसराइल पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की गई और बशर अल असद इंतज़ामिया, ईरान और हिज़्बुल्लाह को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया है। वाज़ेह है कि रूस की वज़ारत दिफ़ा की तरफ से आज जारी करदा बयान में कहा गया था कि कल 15 रूसी फौजियों के साथ राडार से गायब होने वाले 20 फौजी तैयारे को शामी इंतजामिया के S-200 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से गिराया गया है। रूस के वज़ीर दिफा शोइगु ने इसराइल को कसूरवार ठहराया था और कहा था कि शाम में गिरने वाले फौजी तैयारे और हलाक होने वाले फौजी अमली की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपील से पहले आपको ये बात बता दें कि हमारी इस हफ्ते की ताज़ा तरीन वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है और इस बार की वीकली सीधी बात राफेल डील के तमाम तर शुरू से लेकर के आगाज़ तक, यानी यूपीए और एनडीए हुकूमत में जो समझौता हुआ था रूस या पेरिस के साथ, उसकी तमाम से तफसीलात हैं और साथ ही 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में भी जो लाएहमल मुसलमानों को लेना चाहिए उस सिलसिले में भी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। इसको आप भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी दिखाएं और हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।